वेलकम बच्चों। आज आपका हिंदी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मातृभूमि का मान। मातृभूमि का मान एक एकांकी है जो किसने लिखा है? हरिकृष्ण प्रेमी ने। हरिकृष्ण प्रेमी एक सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया है और पत्रकार के रूप में अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की है। इसके बाद ये जो नीचे की 4-5 लाइनें हैं उसमें उनका विषय वस्तु और भाषा शैली दी हुई है। अब केंद्रीय भाव देखो। केंद्रीय भाव में क्या होता है कि जो पूरा एकांकी है उसका सारांश इसमें दिया हुआ रहता है। अब इसका यदि सारांश आप समझ लोगे तो पूरा एकांकी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको सारांश अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, इस एकांकी में क्या है कि हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण है। हाड़ा क्या है? उनका सरनेम है, वो राजपूत जाति के हैं और उसका नाम है वीर सिंह। उसने अपनी जाति के लिए बलिदान दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, मतलब कि ये एक ऐतिहासिक नाटक है, एकांकी है। नाटक और एकांकी में अंतर समझ में आता है ना। एकांकी केवल एक ही अंक का होता है, इसमें एक ही दृश्य होता है, मतलब दृश्य अलग होते हैं पर अंक एक ही होता है। तो मेवाड़ का नरेश महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास, बूंदी एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, वहाँ के राव हेमू के पास प्रस्ताव भेजा कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले, जिससे राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति का केंद्रीकरण किया जा सके। समझ में आई बात? मेवाड़ का राजा कौन है? महाराणा लाखा। उन्होंने अपने सेनापति अभय सिंह को क्या कहा कि आप बूंदी के जो शासक है राव हेमू, उनके पास जाओ और उनसे कहो कि तुम भी हमारे राज्य के अधीन हो जाओ, जिससे कि हम सब राजपूत एक हो जाएं। समझ में आ गया महाराणा लाखा क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन राव हेमू ने स्पष्ट कर दिया कि बूंदी स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है, अधीन रहकर सेवा नहीं कर सकता। मतलब राव हेमू जो था वो कैसा था? स्वाभिमानी था। तो उसने ये ठुकरा दिया कि हम जो है प्रेम का अनुशासन तो मानते हैं लेकिन शक्ति का नहीं, और उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि राणा लाखा जो है बूंदी से पराजित होने के कलंक को धोने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, मतलब मैं सेना के साथ बूंदी के किले पर प्रवेश करूंगा तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। अब लाखा की प्रतिज्ञा, पहले के ज़माने में लोग प्रतिज्ञा लेते थे तो उसे पूरा करते थे। तो लाखा की प्रतिज्ञा के निमित्त मेवाड़ में ही नकली बूंदी दुर्ग बनाकर उसके विध्वंस से व्रत पालन की योजना बनाई जाती है। मतलब कि प्रतिज्ञा कर ली, अब वो पूरी तो नहीं कर पाते उसको, इसलिए उन्होंने क्या किया, अब प्रतिज्ञा तो बनाई है तो उन्होंने क्या, प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए क्या किया, नकली बूंदी बनाई और एक किला बनाया और उसी को तोड़ के अपने व्रत का पालन करने की उन्होंने योजना बनाई कि मैं नकली बूंदी को तोड़कर ही अपने व्रत का पालन कर लूँगा, वरना वो अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए युद्ध में वास्तविकता लाने हेतु वीर सिंह सहित कुछ सैनिक नकली दुर्ग की रक्षा करते हैं। मतलब वीर सिंह जो है वो नकली बूंदी की रक्षा करते हैं। वीर सिंह उसके साथ ही नकली बूंदी को प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, क्योंकि बूंदी हाड़ाओं की मातृभूमि है। मतलब वो मातृभूमि है बूंदी, और वीर सिंह उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन भले ही नकली है पर वीर सिंह स्वाभिमानी है और वो नकली बूंदी की रक्षा में भी क्या करते हैं, अपने प्राण लगाने को तैयार होते हैं। वे बूंदी का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। अंत में मेवाड़ को भारी सेना के सामने वीर सिंह और साथी नकली बूंदी की रक्षा करते करते अपना बलिदान कर देते हैं। इस बलिदान से राजपूतों की एकता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मतलब वो बूंदी भले ही नकली थी पर वीर सिंह और उसके साथी नकली बूंदी में भी अपना स्वाभिमान मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए वे अपने प्राण गंवा देते हैं। तो एकांकी का प्रमुख चरित्र क्या हुआ? प्रमुख पात्र कौन हुआ? वीर सिंह।
नकली ही सही, परंतु बूंदी उसकी मातृभूमि है और वह मातृभूमि का अपमान नहीं सह सकता। बूंदी के सम्मान में अपने प्राण देकर उसने सिद्ध कर दिया कि जन्मभूमि प्राणों से भी प्रिय है। तो यह एकांकी देश प्रेम की प्रेरणा देता है और मातृभूमि की सेवा के लिए, आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का भाव जगाता है। तो अब आपको ये एकांकी का सारांश समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मातृभूमि का मान, पहला दृश्य। पहले दृश्य में क्या है, स्थान बूंदी है, बूंदी का किला, बूंदीगढ़ मतलब बूंदी का किला। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं, है ना। तो अभय सिंह और राव हेमू की बात का सारांश क्या है कि वो मेवाड़ के राजा का क्या लेकर आए हैं, संदेशा लेकर आए हैं, है ना, कि हम राजपूतों की शक्ति छिन्न भिन्न नहीं करना चाहते हैं और शक्ति का एक ही केंद्र हम रखना चाहते हैं, वो है चित्तौड़, है ना, क्योंकि वो महाराणा लाखा हैं उसके राजा। तो चित्तौड़ की रक्षा करना हम चाहते हैं, इसलिए बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित हो जाए। तो फिर राव हेमू क्या कहते हैं, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, या तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वो मेवाड़ का महाराणा हो। मतलब ये वो राव हेमू कहता है कि हम जो हैं बूंदी को अपने उसमें, आपके उसमें नहीं जाने देंगे। जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। अब अभय सिंह महाराणा लाखा के पक्ष में बोलता है कि हम तो चाहते हैं कि राजपूतों का एक सूत्र में गूंथा जाए और उसकी एक माला बन जाए। तो राव हेमू कहता है ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है ना। तो इस तरह से दोनों की बातचीत होती है और अंत में ये निष्कर्ष निकलता है, राव हेमू कहता है कि बूंदी स्वतंत्र राज्य है और अधीन होकर वो किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। तो फिर अंत में अभय सिंह कहता है तो मैं जाऊं, तो राव हेमू कहता है आपकी इच्छा। ये पहला दृश्य समाप्त हो गया, दोनों का दो तरफ प्रस्थान हो जाता है ना। राव हेमू अपने बूंदी के किले में चला जाता है, अभय सिंह वापस महाराणा लाखा के पास आ जाता है चित्तौड़। अब दूसरा दृश्य, दूसरे दृश्य में क्या है, चित्तौड़ का राजमहल है। महाराणा लाखा बहुत चिंतित है और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं, क्योंकि महाराणा लाखा को अभय सिंह ने सुना दिया है राव हेमू का संदेश कि वो नहीं चाहता बूंदी एक हो जाए। तो वो क्या कहता है महाराणा लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है ना। इसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है यह मेरा हृदय जानता है। तो अभय सिंह उनको समझाने का प्रयास करता है, महाराणा जी दरबार के सभासद और आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। तो महाराणा कहता है, सेनापति अभय सिंह जी आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी क्या हो गई, बाप्पा रावल और वीरवर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा है, मतलब वो अपने माता पिता का नाम लेते हैं, वो प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। तो अभय सिंह कहता है, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा, हाड़ाओं ने अपने सम्मान के लिए हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया, आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम लोग आपको वहाँ से खींच लाए, इसमें आपका क्या अपराध है। मतलब हुआ ये होगा कि राव हेमू ने आक्रमण कर दिया होगा और वो धावे से घबराकर लौट आए होंगे, तो उसके कारण वो चिंतित है कि मैंने जो है अपना पराजय स्वीकार करके गौरव को, चित्तौड़ के गौरव को कम किया है ना। तो राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम लोग आपको वहाँ से खींच लाए। तो महाराणा कहता है, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपराध, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। अब ये व्याख्या के लिए कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, खाल मोटी होती है का मतलब क्या है कि जो अपराध, मतलब जो स्वाभिमानी नहीं होते हैं, जिनकी चमड़ी में कोई असर नहीं होता, उनके लिए कोई भी बात अपमान का कारण नहीं होती, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, आन मतलब इज्जत को, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे
वो मतलब हार जाए राव हेमू से, मैं जैसे हार गया और मैं जीवित हूँ, ये कैसी अपमानजनक बात है। तो मैं अपने मस्तक के इस कलंक को धो डालना चाहता हूँ। तो अभय सिंह कहता है, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। तो अब वो कहते हैं महाराणा कि उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुँचा है। महाराणा बापा का वंशज में लाखा, अब वो बापा मतलब उनके पिता का नाम है। अब वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। कई बार आता है परीक्षा में, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा ली और क्यों ली। तो आपको समझ में आ गया ना, प्रतिज्ञा कौन सी ली कि मैं जब तक बूंदी के किले में सेना के साथ प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ये उनकी प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा क्यों ली? क्योंकि राव हेमू ने उनको क्या दी थी? पराजय दी थी। तो अपने इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली। तो अभय सिंह कहते हैं, महाराणा छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए दंड दिया जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते हैं, है ना। तो इस तरह से वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसी प्रतिज्ञा न करें। तो महाराणा लाखा कहते हैं, आप क्या कहते हैं सेनापति, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया है? मतलब जैसे रामायण में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, इसमें वो कहा है, वचन प्राण जाए पर वचन न जाए। यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मतलब एक बार जो तीर निकल जाता है उसे वापस नहीं लौटा सकते। उसी तरह से मेरी प्रतिज्ञा जो है वो पूरी होना जरूरी है। ये कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ। इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है। तो इस तरह से महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा ले ली। अब नेपथ्य में ज्ञान होता है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। तो चारणी जो है, चारणी मतलब जो राजाओं की प्रशंसा में गीत गाती है, वो गीत गा रही है कि तू इस तरह से क्यों छेद कर रहा है, क्यों तू भेद डाल रहा है। इस तरह से वो गीत गा रही है। महाराणा तुम कुछ गा रही थी चारणी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश को आज़ाद करने के लिए कुछ आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। मतलब चारणी तो उनको समझाने के लिए गीत गा रही थी, लेकिन महाराणा लाखा जो थे उनके अपमान को, उनके सम्मान को ठेस पहुँची, इसलिए वो अब किससे अलग होने जा रहे थे? हाड़ा वंश से, बूंदी से। यह आप क्या कहते हैं महाराजा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि हाड़ा शक्ति और मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता हुई है तो महाराणा उसे भूल जाएं और अपना पुराना संबंध बना रहने दें। तो महाराणा कहते हैं, चारणी तुम बहुत देर से आई हो। फिर अभय सिंह कहते हैं, चारणी महाराणा ने प्रतिज्ञा कर ली है कि बूंदी के गढ़ को वो जब तक जीत न लेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं, चारणी दुर्भाग्य, महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, है ना। इस तरह से बातचीत होती। अभय सिंह कहता है, लेकिन महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए। तो चारणी कहती, इसका एक ही उपाय है, यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराज उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मतलब ये प्रस्ताव चारणी देती है जो गीत गाने वाली है। तो महाराणा कहते हैं, अच्छा अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूँगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष नहीं होगा। मतलब वो चारणी की बात मान लेते हैं कि हम सब राजपूत एक हैं, इसलिए आपस में दुश्मनी मत करो। वो भी राजपूत हैं, आप भी राजपूत हो, आपने कई बार उनकी सहायता भी की है, तो फिर क्यों आप दुश्मनी ले रहे हो, ऐसा वो समझाती है। तो वो महाराज जो हैं मान जाते हैं
और वो कहते हैं सेनापति से कि नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करो। अब तीसरे दृश्य में क्या होता है, चित्तौड़ के निकट एक जंगल है, वहाँ पे नकली दुर्ग बनाया गया है। महाराणा लाखा और सेनापति उसमें प्रवेश करते हैं। अभय सिंह कहता है, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? तो महाराणा कहते क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की ही तरह हूबहू नकल है, मतलब बिल्कुल बूंदी की ही नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। मतलब प्रतिज्ञा भी पूरी करना है और अपना दिमाग भी ठंडा करना है। तो उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। मतलब वो महाराणा सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, ये प्रतिज्ञा भी पूरी कर लेंगे और फिर बाद में ये सोचेंगे कि किस तरह से मेवाड़ को उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी को उनके तरफ झुकाने के लिए बाध्य किया जाए। तो इस तरह से ये तीसरा दृश्य भी हो गया और अंत इसका ये होता है कि वीर सिंह जो है नकली बूंदी के लिए मतलब लड़ाई लड़ता है और उधर से महाराणा के सैनिक लड़ते हैं और फिर वीर सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है नकली बूंदी की रक्षा करने के लिए। और महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी हो जाती, लेकिन महाराणा को बहुत अफसोस होता है कि इतने वीर बलिदानी लोग होते हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सकते हैं। इस तरह से ये एकांकी की कहानी पूरी होती है। तो मैं आपको प्रश्नोत्तर की लिंक भेजूंगी। आप ये पाठ मैंने समझा दिया है, अब आप इसको पढ़ना, बार बार ध्यान से पढ़ना और फिर प्रश्नोत्तर करना। तो आपको इसमें से जो भी प्रश्न आएगा उसका आप उत्तर आराम से दे सकोगे, क्योंकि देखो बोर्ड की एग्ज़ाम है, आपको हर एक लेसन अच्छे से समझना है, पढ़ना है, खुद पढ़ना है और प्रश्नोत्तर फिर अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करना है। तो आप ये तैयारी पूरी रखो, बोर्ड की परीक्षा है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि आप अपनी तैयारी पूरी करो।